हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू की हुई है। पिछली 2 क्लास अब तक हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। दोनों ही क्लास में बोर्ड की दृष्टि से, या यूं कहें जो पिछले साल कई कई बार क्वेश्चन आए हुए पेपर में, वो हमने उन क्लासों में कवर करे थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज भी हम करने वाले हैं और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हम अपनी क्लास में करते रहेंगे। दोस्तों, जिन्होंने भी वो पिछली क्लास नहीं देखी, जिन भी बच्चों ने, वो एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले। और साथ में मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी ये बताया है बच्चों को कि एक नोट्स बना लो, यानी एक कॉपी ले लो और उसमें इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करते चलो। साथ में उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। पेपर से पहले पहले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 99% क्वेश्चन आपको मिलने वाले इसमें। कुछ क्वेश्चन तो, कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो जू के थ्रू मिलने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो केवल डिजिट बदल के ही मिलेंगे। पर मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे कहते हैं, ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। तो बच्चों, एक बात और मैं बता दूं कि जो पिछली 2 क्लास हुई है और जो आज की क्लास होने वाली है, इन तीनों ही क्लासों में अभी तक हम केवल पहले ही चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि अभी हमने तीसरी क्लास है तो आज तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम पहले ही चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक हम। आज जो क्लास हो रही है इसमें भी हम पहला ही जो चैप्टर है उसी के ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जो पहला क्वेश्चन है, यानी चैप्टर वास्तविक संख्या, इसी के जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो है सभी दशमलव संख्या होंगी। जो सभी दशमलव संख्या होंगी कैसी होंगी? ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। 4 ऑप्शन दिए हुए। बच्चों, मैं आज फिर बता दूं, कोई भी बच्चा ये जो मैथ के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई भी ये जय माता दी वाला फंडा नहीं अपनाएगा। ये जय माता दी बिल्कुल नहीं करनी है। मैथ के क्वेश्चन सोल्व करके ही देखने पड़ते हैं और सोल्व करके ही टिक करना पड़ेगा। देखो, होता तो सभी सब्जेक्ट में ऐसा है, पर ये नहीं कि भाई तुम्हें लगा कि ये हो सकता है, ये नहीं करना, हो सकने में नहीं जाना। जो है उस पर ही टिक करेंगे, और वो भी सोल्व करने के बाद। तो समझेंगे किस तरह इन्हें सोल्व करना है वो बता दूंगा। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला था, सभी दशमलव संख्या होंगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। तो समझेंगे इसे। देखो, सभी दशमलव संख्या, उसने कही सभी दशमलव संख्या कैसी होती है, एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। मान लिया कोई एग्जाम्पल उठाया मैंने, 3.5 एक दशमलव संख्या ली। अब देखता हूं मैं ये कैसी संख्या हो सकती है। पॉइंट हटाया और जहां से पॉइंट हटाया वहां तो 1 लगता है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी 0 लगा लेते हैं। यानी ये बन गई 35/10। 5 से काट दिया, 5 सकते 35 और 5 दूनी 10, ये हुआ 7/2। यानी P/Q की फॉर्म बन गई, अंश बटे हर। और अंश बटे हर यानी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। P/Q की फॉर्म कैसी संख्या बन जाती है? परिमेय संख्या। देखो, उठाई तो थी हमने दशमलव संख्या और बन कैसी गई? एक परिमेय संख्या। ठीक, तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दशमलव संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। ये मतलब अब इससे ये पता लग रहा है कि दशमलव संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। एग्जांपल ये रहा आपके सामने। पर मैं ये कह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आंसर इसका ये हो सकता है या इसका आंसर ये है परिमेय संख्या वाला। नहीं, अभी मैंने आंसर बताया नहीं है। अब देख लेते हैं, अभी और देखते हैं क्या दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है? ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट वाली संख्या, जो दशमलव वाली संख्या, वो अपरिमेय भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो, मान लिया 2.101110 इस तरह चलती जा रही है। तो ये जो दशमलव वाली संख्या, जो मैंने जो एग्जांपल उठाया है दशमलव वाला, ये जो दशमलव वाला एग्जांपल है, ये संख्या कैसी है? ये तो परिमेय संख्या ना है, ये तो एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये एक अपरिमेय संख्या। तो इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग, इस वाली दशमलव संख्या के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन गलत है, तो ये भी हो सकता है। तो इससे मतलब ये, तो आंसर ये हो सकता है,
ये वाला पहले पहले जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग तो ये हो सकता है परिमेय संख्या, पर दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है ये वाला। नहीं तो ना तो ये ऑप्शन है हमारा पहला, ना दूसरा है। आगे बढ़ लेते हैं। एक पूर्णांक हो सकती है भाई, दशमलव संख्या पूर्णांक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकती। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या, माइनस के, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की। माइनस के 3 और 1 4 ले लिया, अब 3 और 4 एक पूरी संख्या ही तो है। तो ये बात कर रहा है दशमलव की, तो ये पूर्णांक तो हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल नहीं है। चौथा क्या, वास्तविक संख्या। हाँ वास्तविक संख्या हो सकती है। क्यों? इसका भी वास्तविक संख्या क्यों हो सकती है समझो, इसका भी कारण है। वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योग वास्तविक संख्या कहलाया जाता है। या इस बात को ऐसा समझ लो कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी सभी इसी के अंदर शामिल होती है। तो आंसर है हमारा क्या? वास्तविक संख्या। तो सभी दशमलव संख्या कैसी होंगी? वास्तविक संख्या होंगी, इसका ये आंसर है। तो ऐसा समझना इस बात, ऐसे नहीं कि तुक्का मार दे हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सकने पे मत जाओ। अब जो कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल है, वो उसी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। बच्चों एक बात और बता दूं, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कई बुक खंगालनी पड़ रही है, कई साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खंगालने पड़ रहे हैं, तब जाके एक नोट्स बना रहा हूँ और तब उस नोट्स में से आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। आपको तो मैं ये समझ लो बिल्कुल बनी बनाई खीर परोस के प्लेट में जब दे रहा हूँ, और आप हो के उसे बस खा भी नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं करे भाई। जब मैं उस वाले खीर परोस के दे रहा हूँ, कम से कम खा तो लो, या खाना भी बिल्कुल हराम ही कर रखा है। चलो ठीक है, तो नोट्स इन्हें जरूर नोट करते रहेंगे अपने किसी भी कॉपी वॉपी में नोट जरूर कर लेंगे और इसका रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे √27 में गुना करने पर वह एक परिमेय संख्या बन जाएगी? कैसी संख्या बन जाएगी? एक परिमेय संख्या। सवाल को दोबारा समझो, वो ये कह रहा कि इस संख्या में √27 में, इस √27 में किस संख्या की गुना करे, किस संख्या की, कि वो कैसी संख्या बन जाए? एक परिमेय संख्या बन जाए। और इन 4 संख्याओं में से वो कोई सी संख्या है? ध्यान देंगे, देखो कुछ क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करने पड़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसे हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से जल्दी। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से जरूर, मतलब बिल्कुल आसान होते हैं और जल्दी से हो जाते हैं, तो समझेंगे। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन उठाओ और करते चले जाओ, तो ऑप्शन से करना जो इन्हें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो समझिए, पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ए ऑप्शन है √27। तो देखो √27 में, ऑप्शन ए में √27 भी दे रखा, तो √27 में √27 की गुना कर लो। तो जब √27 की √27 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे की पूरे एक 27 बन जाएगा, यानी एक परिमेय संख्या बन गई। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये परिमेय संख्या कैसे? अरे बच्चों, सभी संख्या के नीचे 1 होता है, जिसकी जब हमें जरूरत हो तब दिखा देते हैं, जब ना जरूरत होती ना दिखाते हैं। तो क्योंकि अंश बटे हर, ये बनेगी ना अंश बटे हर। और परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो यही तो है कि जब किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाई जाती है? परिमेय संख्या कहलाई जाती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कैसी संख्या बन गई? परिमेय संख्या। तो आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर ये नहीं कि है। अभी पहले और चेक करेंगे। अब ऑप्शन बी उठाते हैं। √27 में 5√3 की गुना करो। जब गुना करेंगे पहले रूट की कर लेंगे। √27 में की गुना √3 में करेंगे तो 81 बन जाएगा, √81। और गुना में चल रहा 5, 81 का पूरा पूरा वर्गमूल 9 निकला। 9 की गुना 5 में 9 पंजे 45। तो एक परिमेय संख्या बन के आई है। ये भी हो सकती है, तो ये भी हो सकती है, पर अभी ये दोनों बड़ी संख्या है क्योंकि इनसे छोटी और भी रखी है। ये भी इन्हें देख लेते हैं, 3 को देख लेते हैं। √27 में जब 3 की गुना करेंगे तो देखो ये तो अलग ही है बिल्कुल।
रूट 27 में से 3 की गुना, देखो ये रूट वाली है, ये बिना रूट वाली है, तो इनकी गुना तो वैसे भी ना होती, तो ये तो है ही नहीं, ये ऑप्शन तो है ही, इसे तो भूल ही जाओ। अब तीसरा, इसे लास्ट का ऑप्शन डी, इसे और चेक कर लेते हैं। रूट 3 की ओर गुना करके देख लेते हैं। तो रूट 27 में रूट 3 की गुना करेंगे तो रूट 81, और 81 का वर्गमूल निकल के आता है 9। तो देखो सबसे छोटी संख्या है और जब गुना करी तो एक परिमेय संख्या ही बन के निकली है, तो हमारा आंसर डी है, ना कि ये ऑप्शन कोई सा भी, ये तो है ही नहीं, ये दोनों भी नहीं है, तो ये ठीक है, इनसे छोटी ये है, तो आंसर है हमारा रूट 3। तो इसकी गुना करने पर ये वाली जो संख्या कैसी बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी, तो आंसर है डी। इस प्रकार से ही आप सभी भी इन क्वेश्चनों को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन लाया हूं छाट के, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि ए स्क्वायर, और ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, और जो एक दो मतलब एक दो ऐसे है जो आए नहीं है पर वो आने के चांस है, वो ऐसे भी रखे हुए इसमें। अधिकतर तो 90% तो वो है जो कई बार बोर्ड की परीक्षा में आए हो, और 10% वो क्वेश्चन रखे हुए जिनके चांस है आने के। यदि ए स्क्वायर बराबर 23/25 है, तब एक होगा, दूसरा एक कैसा होगा, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, या सम संख्या। तो देखिए सोल्व करके पता पड़ेगी इसका। तो ए स्क्वायर बराबर दे रखा 23/25, ए स्क्वायर बराबर है 23/25, स्क्वायर को पहली तरफ भेज दो, स्क्वायर जाएगा स्क्वायर रूट में। बच्चों जिन पर ये कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं फिर बता दूं, ये आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं, ये कैलकुलेशन तो आपको सीखनी ही पड़ेगी यदि आगे मैथ लेना है तो, और यदि नहीं लेना है तो छोड़ दो या मत सीखो बिल्कुल भी। अब 10th क्लास के बच्चे होगी, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो सीखनी ही पड़ेगी। ए बराबर है 23/25 यानी रूट में, तो 23 का वर्गमूल तो निकलता ना, इस यानी स्क्वायर रूट निकलता ना पूरा, तो 23 तो ऐसे रह जाएगा, 25 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है 5। तो ये बन गई, यानी ऊपर संख्या अपरिमेय आ रही है, नीचे है परिमेय, और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से विभाग यानी भाग दिया जा रहा, तो क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद करो, अपरिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग दिया जावे तब भी अपरिमेय संख्या बन जावे, अपरिमेय संख्या की किसी परिमेय संख्या से गुना करी जावे तब भी अपरिमेय संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जावे तब भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी, और यह घटाया जावे तब भी एक अपरिमेय संख्या। यानी समझ लो अपरिमेय संख्या तो एक ब्लैक होल है, अपने कोई भी ऐसी भी चीज है अपने उस सब चीज उसके अंदर समा जावे, अपने जैसा ही बना ले सभी को, तो अपरिमेय संख्या तो एक ब्लैक होल है, ये समझ लो। तो आंसर आया क्या, इसका आंसर कैसा है, क्या है फिर, बी, अपरिमेय संख्या। बताया तो अभी सोल्व करके, ठीक है, क्योंकि रूट 23 कैसे एक अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या, और जब डिवाइड करेंगे तो कैसे निकल के आएगी, एक अपरिमेय संख्या, ये नहीं इरेशनल नंबर आए, तो आंसर है इसका बी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें रख कर लेता हूं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या। बेटा जो मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ये नोट्स बना रखा है, आप जो नोट्स में से करा रहा हूँ आप सभी को, जो नोट्स बनाया हुआ है बहुत जगह से बनाया हुआ है, कई बुक, बहुत राइटरों की बुक खंगाल ली है, बहुत सारे प्रीवियस ईयरों के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें खंगाल ला, तब जाके एक नोट्स तैयार करा तुम्हारे लिए। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और जब जाके ये सीरीज जो चालू कर रखे, जो इसमें जो क्वेश्चन करा रहा हूँ तब करा रहा हूँ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर इंग्लिश में, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात, के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात होगा, अनुपात होगा, ये पूछा है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं 1:2, 2:1, पहला है 1:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है 1:1 और चौथा ऑप्शन है 1:3। ये 3 है। तो देखो सबसे पहले अब ऐसे नहीं पता लगेगा इसका, कभी ये सोच चलो कि ऐसे आंसर टिक कर दो ये होएगा, समझेंगे इस बात को, क्योंकि सब कुछ सवाल में लिखा होता है, सवाल के अंदर ही है सब कुछ इसका आंसर, ध्यान से समझिए। क्योंकि तुम्हें सबसे पहले ये संख्याएं पता होनी चाहिए। अगर किसी बच्चों को संख्या नहीं पता है, मैं एक बात बता दूं कि मैंने सबसे पहली जो वीडियो डाली थी इनमें नंबर सिस्टम में ये सभी संख्याएं पढ़ाई हुई है। अगर किसी बच्चे को संख्या नहीं पता है तो सबसे शुरू की जो वीडियो डाली थी मैंने नंबर सिस्टम में, वो सभी संख्याएं पढ़ा रखी है, उन वीडियो को देख लो, आपके समझ में आ जाएंगे इससे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैं फिर भी यहाँ एक बार रिपीट करा देता हूँ फिर भी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4। भाज्य संख्या कहती है जो एक, मतलब देखो अभाज्य संख्या का उल्टा यानी प्राइम नंबर का जो उल्टा होती है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या का जो अपोजिट होती है वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या समझो पहले, तब भाज्य संख्या समझ में आएगी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 फैक्टर होते हैं। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से है, वो होता है 1 और स्वयं, यानी वो 1 से कटेगी या खुद से ही कटेगी, अभाज्य की बात कर रहा हूं। और भाज्य इसका अपोजिट, वे संख्याएं जो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, यानी वो 2 से ज्यादा से कटेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 9 है, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, खुद 9 से भी कट जाएगा। 12 हुआ, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 12 से कट जाएगा। तो देखो 12 जो कितनी सारी संख्याओं से कट रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्या कहलाई जाती है, प्राइम वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाई जाती है। तो ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये देखो पता होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। अभाज्य संख्या अभी बताया जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद वो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 से। तो ये 4 और 2 है। अब इनका अनुपात अनुपात का मतलब डिवाइड में रखो, तो अब डिवाइड ठीक ना, इनका सॉरी अभी एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा है। देखो बच्चों डस्टर थोड़ा दूर है, थोड़ा उठाने की वजह से मैंने ये ऐसे रख कर दिया, तो बुरा मत मानिए इस बात का। तो 4 और 2 ये क्या कि सबसे जो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो ये 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 है। और ये कहा कि एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात होगा। एलसीएम यदि इनका 4 और 2 का अगर इन दोनों का एलसीएम निकालूं मैं तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। और यदि इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों का एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा, वो 2 आएगा। अब इनका अनुपात कहा तो अनुपात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 2:1। तो आंसर कौन सा है, बी। वो ऐसा करना, ये क्वेश्चन इस तरह करने। फिर एक बार रिपीट करा दूं हल्का सा, सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखेंगे पहले तुम, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे, फिर उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद उनका अनुपात निकाल देंगे। अनुपात का मतलब डिवाइड कर लेंगे, तो 2:1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो 2:1 है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दो परिमेय संख्या का एलसीएम या एचसीएफ दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ बराबर है तो वे संख्याएं होंगी ये पूछ रहा तो वो संख्याएं होंगी कैसी होंगी ऑप्शन दिया है ऑप्शन है अभाज्य ऑप्शन दिया अभाज्य मतलब प्राइम नंबर दूसरे दिया है सहभाज्य दूसरा ऑप्शन है सहभाज्य तीसरा ऑप्शन है भाज्य और चौथा ऑप्शन है डी बराबर। सवाल को दोबारा समझ लो। दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ बराबर है तो वे संख्याएं होंगी कैसी होंगी। देखो दो परिमेय संख्या का एलसीएम व एचसीएफ बराबर है तो वे संख्याएं होंगी कैसी अभाज्य सहभाज्य भाज्य बराबर। ऐसे नहीं पता पड़ेगा आंसर वही है कि समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। दो परिमेय संख्या उठाई हमने कोई 3 और एक मैंने 4 उठा ली। चलो दोनों परिमेय संख्या है 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा 3 चौके 12। अगर 3 और 4 है जो 3 और 4 है अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो कितना आएगा 1। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं ना बिल्कुल नहीं आ रहे। अगला एक और एग्जांपल उठा लो। एक 4 ले लिया एक 8 ले ली दो ये संख्या उठा ली दोनों परिमेय संख्या ही है। अब इनका सबसे पहले दोनों का एलसीएम देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया वो कितना आएगा 8 आएगा। अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने लगे तो एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा। क्या ये बराबर आए नहीं यार। एक और एग्जांपल 3 और चलो 12 ले लिया एक ये उठा लिया 3 और 12 का एलसीएम जो आया वो एलसीएम कितना आएगा या 12 आया। एचसीएफ देखा तो 3 आ रहा। क्या बराबर आ रहे नहीं आ रहे। इन तीनों एग्जांपलों से यह निष्कर्ष निकल रहा है यानी ये हमें इन बातों से इन तीनों एग्जांपल से ये पता लग रहा है कि जब हम दो परिमेय संख्या उठा रहे हैं दो परिमेय संख्या अलग अलग उठा रहे हैं तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर बिल्कुल नहीं आ रहा है। इन तीनों एग्जांपलों से हमें यह पता लग रहा है कि जब हम दो परिमेय संख्या उठा रहे हैं ना और वो अलग अलग है दोनों परिमेय संख्या अलग अलग उठा रहे तो एलसीएम और एचसीएफ भी अलग अलग ही आ रहा है। अगर दोनों संख्याएं बराबर उठा ली तो देख लेते हैं। अब अगर 4 उठाया यहां करके बता रहा हूं अगर एक संख्या मैंने 5 उठाई और दूसरी भी मैंने 5 उठाई एक पहली संख्या 5 है दूसरी संख्या भी 5 है। अब इनका एलसीएम देख लेता हूं। एलसीएम कितना आ रहा 5 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ भी तो कितना आ रहा 5 आ रहा। देखो आप बराबर नहीं आ रहे बिल्कुल बराबर तो आ रहे अब। तो इससे ये पता पड़ा कि ये दोनों संख्याएं भी कैसी होंगी ये बराबर ही होंगी। यदि एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो पक्का वो दोनों संख्याएं भी क्या होंगी वो बराबर होंगी। तो ना अभाज्य होगी ना सहभाज्य होगी ना भाज्य होगी वो क्या होगी ये बराबर होगी। यदि दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम और जो एचसीएफ है अगर बराबर है तो पक्का वे संख्या कैसी होंगी वो बराबर होंगी। वो ऐसे पता पड़ेगी। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत बढ़िया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.27 और इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ये कह रहा है ये क्वेश्चन है कि बुझक कैसी संख्या है, ये कैसी है? एक पूर्णांक है, पहला ऑप्शन है, एक पूर्णांक है। दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एक चौथा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से समझिए, जो दिया 3.27 के ऊपर बार है, कैसी संख्या है इनमें से बतानी? एक पूर्णांक है, देखो पूर्णांक का पॉइंट ऑफ में आ रही है तो पूर्णांक का मतलब ही ना, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक भी नहीं होती क्योंकि बच्चों मैं बता रहा हूं कि आपको परिमेय ये जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति और जितनी भी संख्या है इन्हें पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो जो हमें ये कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो संख्या पद्धति साहब है और उन्हें हम तभी कर सकते हैं जब हमें संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होगा, यानी संख्याओं की नॉलेज होगी। अब जरूर आता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में से जरूर आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तो संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में तुम्हें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या तो बिल्कुल भी नहीं, तो दो ऑप्शन तो कट गए, तो ये तो है ही। आंसर इनमें से ये दोनों में से कोई सा। देखो 3.27 बार हटाएंगे, देखो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा कंपटीशन लेवल की बात बता रहा हूँ, इसे हमें ऐसे लिख लिया जाएगा 27/9 ऐसे करके, और जब इसे सोल्व करेंगे तो यू एक पी बटे क्यू की फॉर्म में बनेगा, तो यू एक पी अपॉन क्यू फॉर्म बन जाएगी। पी अपॉन क्यू की जब फॉर्म बन जाएगी तो कैसी फॉर्म है? पी अपॉन क्यू जो होती है वो किस प्रकार की संख्या होती है? परिमेय संख्या। हमें पता है कि पी अपॉन क्यू की संख्या या जो पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म बने है वो कौन सी संख्या में बनती है? केवल एक ही है, वो है परिमेय संख्या। तो आंसर है हमारा परिमेय संख्या। इस तरीके से सवाल करना था। तो ये इस प्रकार से हम सवाल ये करना था। अब जो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद जो सवाल है वो है एक अभाज्य संख्या। सवाल तो जो है अगले वाला वो है एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड है। देखो अभी ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, ये भी क्वेश्चन था एक, मैंने ले लिया, आया बोर्ड में आया हुआ है तभी लिया है। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा ना। एक अभाज्य संख्या, ये पूछा गया एक बार बोर्ड में, एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? के कुल कितने गुणनखंड, के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन दिया था एक, बी ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है सी 3 और चौथा था या 4, मतलब ऑप्शन 4 है। तो देखो अभाज्य संख्या, वे संख्या जिनके केवल इसका आंसर इसके डेफिनेशन में छिपा हुआ है। वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 अभाज्य संख्या कहलाती है। और वे 2 गुणनखंड कौन कौन से है? एक तो 1 होता है, और एक खुद वो स्वयं होती है, एक वो खुद होती है। एग्जाम्पल जैसे 2 हुआ, सबसे छोटी 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी डॉट आगे करके इनफाइनाइट यानी आगे तक जाती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने ये अभाज्य संख्या के। तो डेफिनेशन से पता लग रहा है कि कितने गुणनखंड होते हैं उसके? केवल 2। तो कुल कितने गुणनखंड होते हैं इसके? 2। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग। क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों
अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग, घातांकों के घातांकों का योग, बस ये बचा, घातांकों का योग होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है डी, वो है 6। देखो 196 सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे। तो 2 से कट्टा 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16, 2 से कट्टा 2 चौक 8 और 2 नम 18। अब 2 चौक 8 होगा और 2 नम 18, ठीक है। 9 4 3 से तो कटेंगे, 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए ये। और इन्हें हम थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं। 2 गुना 2 का मतलब है 2 की घात 2, 7 गुना 7 का मतलब है 7 की घात 2। उसने कही जो इसके गुणनखंड आ गए ना उनके घातांकों का योग। तो 2 का घातांक कितना 2 और 7 का घातांक कितना, वो भी 2 है, ये भी तो 2 है, और इन दोनों को जोड़ दो, 4। तो इसका आंसर आएगा 4। उसने कही ना घातांकों का, घातांक वाले यानी घात वाले अंक, घातांक का इसका अर्थ होता है घातांक, घातांक का मतलब घात वाला अंक, इसका जो अर्थ होता है ये होता है घात वाला अंक। तो इनका योग कहा था, जोड़। तो घात वाला अंक 2 का घात वाला अंक कितना 2 और 7 का घातांक जो घात वाला अंक कितना वो भी 2 है, और 2 और 2 4। तो आंसर आएगा 4। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अभी कुछ समय पहले, 2-1 महीने पहले की बात है। उस शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया, उस शॉर्ट वीडियो को देख लियो। पर मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, आया है कई बार पेपर में। पाई जो होती है, पाई होती है वो कैसी संख्या होती है। ऑप्शन में दिया जाता है एक परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है एक पूर्णांक, और चौथा ऑप्शन है जो चौथा होता है एक सम संख्या। ये इसमें ऑप्शन दिए हुए। तो पाई जो होती है एक कैसी संख्या होती है, पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। इसकी जो डिटेल है वो मैंने, मतलब ये अपरिमेय संख्या क्यों होती है इसके लिए, इस पे केवल इसी क्वेश्चन पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। आप उसे मतलब मेरी चैनल पे शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, उसमें से देख लो कैसे अपरिमेय संख्या क्यों होती है, उसका भी कारण बता रखा, सब कुछ बता रखा उसमें इसका बारे में। तो उसमें देख लेना इस क्वेश्चन। तो चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर में कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल ही बोर्ड की परीक्षा में आया ये क्वेश्चन। एक ये पूछा था, ये वाला जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ये पिछली साल ही बोर्ड की परीक्षा में आया। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटनी है, कौन सी है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है √9, बी ऑप्शन दिया है √3, सी ऑप्शन दिया है √0.1 और डी ऑप्शन है वो दिया था
0.10110 ऐसे करके 11 इस तरह चली जाए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो √3 ये अपरिमेय संख्या होती है, 0.1 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। बाकी ये जो √9 है 9, क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल के आता है 3, और 3 कैसी संख्या बन गई? 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आंसर हमारा ए है। तो इसका आंसर ए है। इन चारों ऑप्शनों में ए जो है हमारा सही आंसर। इस तरह कर लेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। उसके बाद यदि 26 यदि आया क्वेश्चन, यदि 26 और 156 का एलसीएम जो दिया है, एलसीएम जो दिया हुआ वो 156 है, तो ये कह रहा एचसीएफ बताओ कितना आएगा। 2 बार आया हुआ बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन। यदि 126 और 156 का एलसीएम 156 है तो एचसीएफ, हाँ जी ये क्वेश्चन, तो एचसीएफ कितना आएगा? देखो बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये जो फर्स्ट और सेकंड डाल के संख्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। कभी कभी कुछ बच्चे सोचेंगे एचसीएफ यहाँ रखा होता है, एलसीएम यहाँ, इससे कोई फर्क ना पड़ता है। एलसीएम आगे ले लो या एचसीएफ, एलसीएम आगे ले लो एचसीएफ पीछे, या एचसीएफ को आगे ले लो एलसीएम पीछे ले लो, इससे कोई फर्क ना पड़ता। तो पहली संख्या कितनी है? 26, दूसरी संख्या कितनी है? 156, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 156 है। तो एचसीएफ बूझ रहा है, एचसीएफ बूझ रहा है। 2 बार मैं बता रहा हूँ, 2 बार क्या, बल्कि ये 2-3 बार आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन, 2-3 बार आ गया बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन। कभी तो एलसीएम पूछता है, कभी एचसीएफ पूछता है, जरूर आता है पर इस प्रकार का क्वेश्चन। तो 156 से तो 156 कटेगा, तो एचसीएफ कितना आगा? एचसीएफ आगा 26, ये आंसर है इसका। तो एचसीएफ आया 26। ये इस तरीके से करना था। इसके मैंने ऑप्शन ना दिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन वो कुछ भी दे सकता है, वो ऐसे ऑप्शन दे सकता है। मैंने जो देखो बच्चों, मैंने इसका ऑप्शन ना दिया, मैंने डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया ये। तो ऑप्शन वो कुछ भी दे सकता है, ऐसे देगा 30 दे देगा, कभी 156 दे देगा, इस तरह ये ऑप्शन रख सकते हो आप। इन ऑप्शन को रख लो, ऐसे इस तरह देगा। एक सही आंसर भी देगा, 26 दे दिया, चौथे पे दे दिया, मान लिया एक 36 दे दिया, इस प्रकार से इन ऑप्शन को रख लो। तो आंसर कौन सा है हमारा? सी। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, 26 आंसर है इसका, सी ऑप्शन इसका सही। तो 16 ऐसा करेंगे, 16 इस तरीके से करेंगे, और ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? तीसरा 26 आंसर इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, यदि m बराबर 5, क्वेश्चन ये, यदि m बराबर 5 दिया हुआ है और n बराबर दिया है m प्लस के, कितना दिया हुआ है? 7, ठीक है। तो कह रहा है ये कि आसान सा ये क्वेश्चन पर आया हुआ है बोर्ड में, m² प्लस n², इसका मान पूछ रहा है। हाँ जी, इसका मान ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन है, एक तो दिया है ऑप्शन इसने 65, 26, 13, 65, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है, सी 13, और एक डी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन दिया हुआ है उसने, वो दिया है 17। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। सोल्व करते हैं। m² n² का मान पूछा है, m का मान 5 दिया, तो देखो सबसे पहले m का मान तो दिया हुआ है, अब हमें n की जरूरत है। n का मान कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा n का मान। m की जगह 5 रख दो, 5 प्लस 7 कितना आया? 7 5 12, तो n का मान 12। अब बस यहाँ रखो, इसमें मान रख लो। m की जगह तो रखना है कितना है? 5, वर्ग है तो वर्ग भी लगा देंगे। n का मान कितना? 12,
12 उस पर स्क्वायर है यानी वर्ग वर्ग पे, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 5 का वर्ग कितना है 25, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 और 25 जब जोड़ेंगे 169 आएगा। और 169 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है यानी स्क्वायर रूट बोले जैसे स्क्वायर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, वर्गमूल हिंदी में। तो 169 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा 13। तो आंसर सी, आंसर क्या सही है इसका, जो ऑप्शन सी है वो 13, ये आंसर इसका सही है। देखो बच्चों, जिन पे ये वर्गमूल, घनमूल या बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती तो बेटा ये तो सीखनी ही पड़ेगी। अब ये वो टाइम नहीं है कि मैं अब तुम्हें मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊं। देखो ये सब चीज़ आप अपने किसी सीनियर, जो भी घर में मम्मी पापा जिस पे भी मैथ आता हो, या भाई बहन कहीं भी, इन्हें तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यदि आपको मैथ अच्छा करना है अपना, और इसके लिए मैं अभी तो समय नहीं है, आगे आगे जब धीरे धीरे समय मिलना शुरू हो जाएगा आगे, तो मैं बेसिक वीडियो डालना शुरू करूँगा। बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिन पे मैथ का मतलब मैथ वो ले लेते हैं, पर उनकी मैथ की जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं होती उन्हें। तो उसके लिए मैं ज़रूर अपनी तरफ से मतलब मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करूँगा। आगे आगे जो जब मुझे टाइम मिलना शुरू हो जाएगा तब मैं बेसिक वीडियो भी डालना करूँगा, और बच्चों को ये मैथ की जो बेसिक नॉलेज है सब कुछ सिखाऊंगा, हर चीज़ सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराए थे, तो ये लगभग जो वो कंप्लीट हो गए। और ये जो चैप्टर है ना वास्तविक संख्या वाले, इसके लगभग जो मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो लगभग खत्म हो गए। कल से यानी कल या परसों से हम अपना नया चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आप ये जितने मैंने आज जो हमारी 3 क्लास हो चुकी है, और तीनों में जिसमें मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में को अच्छे से कर करके देखेंगे अपने आप सारे के सारे, और किसी एक कॉपी में उतार लो और इनकी अच्छे से तैयारी करना शुरू करो। और दोस्तों एक बात और, बेटा परीक्षा का जो मतलब वो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे परीक्षा पास आती जा रही है। अगर अभी भी बच्चे ये लापरवाही जो कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं परीक्षा को देख, मतलब ये है कि भाई आ रही तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी सीरियस ना होते हैं, तो वो बच्चे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों करियर की बात है तुम्हारे, ये समझ लो कि 10th क्लास जो होती है वो करियर का बेस होती है। जिस प्रकार मकान की का जो बेस है ना, मकान का जो जो नींव होती है, नींव भरी जाओ, वो मकान की जो बेस है वो नींव होती है उसकी, इसी प्रकार से करियर का जो बेस है वो 10th क्लास या 12th का, ये दोनों ही क्लास करियर का बेस होती है। अगर जितना अच्छे से आप इन्हें कर लोगे उतने अच्छा आपको आगे जो आने वाली क्लास है 12th, जैसे 10th अच्छे से करी तो 11th में दिक्कत ना होने वाली, 11th 12th अच्छे से करोगे तो बीएससी करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। पर उसके लिए अभी से मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा समय कम है, मेहनत कर लो, 1 महीना ही बस शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं नए चैप्टर की यानी बहुपद चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊँगा, और उस क्वेश्चनों को उनमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनमें कराऊंगा। आज ये वास्तविक संख्या वाला यानी जो रियल नंबर वाला है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग 99% वो खत्म हो चुके हैं। 1% में वो है जो भाई इधर उधर से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है इधर उधर से, बाकी 99% मेरी तरफ से वो लगभग खत्म हो गए। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से कर लियो। मैं फिर बता रहा हूँ कि संख्या बदल सकता है। देखो बच्चों, संख्या बदलने पर अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो देखो फायदा ही क्या हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मैं ये कहता हूं, मैं बच्चों को इसी चीज के लिए फोर्स कर रहा हूं, अब से मैं शुरुआत से करता हूं कि मेथड कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करो। जैसे हमने जोड़ सीखना है, भाई जोड़ कैसे सीखा जाता है, भाई जोड़ में भाई 4 और 3, 4 और 3, भाई बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है कि 4 डंडे खींचो इस तरह करके, फिर 3 खींचो 1 2 3, और सब है 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ दो कितना आया 7 यानी 7 आया। तो हमने बच्चों को मेथड सिखाया। अब बच्चे को यहां कोई भी संख्या बदल लो, मैंने बच्चों को क्या सिखाया मेथड, हम बच्चे को मेथड सिखाया, और बच्चे को मेथड जब सिखाया तो हमने संख्या बदल दी, और बच्चे पे आ गया मेथड, तो संख्या कितनी बदल लो तुम, वो बार बार जोड़ देगा, 4 5 कितना आएगा फिर 9 आएगा, वो ऐसे जोड़ता चला जा करेगा क्योंकि उसने मेथड सीख लिया। संख्या कितनी भी बदल लो वो अब दिक्कत नहीं आने वाली उसे, क्योंकि उसने मेथड सीख लिया है। संख्या तुम कितनी बदल लो,
इसी प्रकार बिल्कुल सेम यही नियम इन चीजों पे फॉलो हुआ है। मेथड सीख लो, संख्या कितनी बदल लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो बच्चों मेथड पे ज्यादा ध्यान दे करो, कॉन्सेप्ट सीखा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करा करो बस अपनी। और जितना अच्छा तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, जितना अच्छे से अपने मेथड को सुधार लोगे, यानी मेथड को अच्छे से समझ लोगे, तो दिक्कत कहीं नहीं। मैथ जो है क्या है, कुछ नहीं है। मैथ हिंदी से भी आसान सब्जेक्ट होता है मैथ, पर बच्चे हवा बना लेते हैं मैथ को, और कुछ नहीं, हवा है ये, बस ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या है क्या है, कुछ नहीं। और जब जो करना शुरू कर दिया है ना, और धीरे धीरे जिसकी समझ में आना शुरू हो जाए मैथ, उन्हें उसे आसान लगना शुरू हो जाए। चलो ठीक है, तो सभी बच्चे इन क्लासों को जो करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी उन्हें भी कर लेंगे, उन पिछली क्लास को भी देखकर उसमें से नोट्स जो भी जितने क्वेश्चन करा रखे सभी सभी क्वेश्चनों को नोट कर लो, और इनका रिवीजन जरूर करते रहे। और दोस्तों एक बात हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक जरूर करो, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट भी कर दिया करो। और यदि वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो अपने जो दोस्त है आपके, जो आपके सहपाठी हुए, जो या कहीं भी मतलब जो आपको लगता हो, जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं इधर उधर, तो उन्हें भी आप बता दिया करो। तो बस इतना ही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर पास है, और मेहनत करो खूब दिन रात एक करके मेहनत करो, कुछ ही समय बचा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।